नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज अपनी नियमित श्रृंखला पठन पाठन और अभ्यास रिवीजन के अंतर्गत जो विषय पे चर्चा कर रहे थे संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत। और अभी तक हमने इस श्रृंखला में प्रस्तावना, संविधान सभा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी की परिभाषा, महत्व तथा विशेषताएं और उसकी जितने भी प्रावधान हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, उन सभी प्रावधानों को देख चुके हैं। और इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए, जब हमने उस डीपीएसपी का अध्ययन कर लिया है, तो उसके अभ्यास के लिए प्रश्न को करने का प्रयास आज के इस सेशन में करेंगे। क्योंकि प्रश्नों के अभ्यास से संबंधित विषय का जो अध्ययन हम किए रहते हैं, उसका एक बार न केवल रिवीजन हो जाता है, बल्कि उस संबंधित जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, उनको और मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलती है। तो आज का सेशन इसीलिए है। और हमने अभी तक जो विषय पढ़ा है डीपीएसपी, जिसका अध्ययन अब चल रहा है, उसके प्रश्नों को देखेंगे, जानने का, करने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो क्लास का जो मेन उद्देश्य चल रहा है, अभी आगामी जुलाई में आरओ का एग्ज़ाम और अक्टूबर माह में पीसीएस एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्नों का अभ्यास हम न केवल इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, बल्कि टेलीग्राम चैनल पर भी लगातार कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज हम इसके प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास की शुरुआत एक विचार के साथ, जिसमें हम अपने जोश और उत्साह को और बढ़ा सकें। अपनी जो निरंतर दिनचर्या है, जिसमें हम निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कभी हमारा धैर्य टूट जाए, कभी ऐसे निराशा हो जाए, तो ऐसे विचार हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें उत्साह प्रदान करने के लिए सहायता करते हैं। तो आज का शुभ विचार: बड़ी सफलता प्राप्त करने का कोई सरल उपाय नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। विपरीत परिस्थितियाँ, कोई सरल उपाय नहीं होता, कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की मानसिक दृढ़ता और संकल्पित कठिन श्रम ही सफलता के रास्ते खोलते हैं। यूँ तो हर इंसान के जीवन में विशेषताएं, मान्यताएं, प्रतिबद्धताएं और आकांक्षाएं होती हैं। सभी लोग मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिकता और प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा चाहते हैं। मनोकांक्षाएं और इच्छाएं सबके पास हैं, सबके पास उनकी विशेषताएं हैं, अपनी खुद की मान्यताएं हैं, अपनी खुद की, सबके पास उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन हैं। और सब चाहते हैं कि उनकी समाज में एक स्थिति हो, वो प्रसिद्धि चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ऊपर लिखा है कि कठिन श्रम ही सफलता के रास्ते खोलते हैं। इसी क्रम में, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने इसे करेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? संविधान के ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं विकल्प के रूप में। और प्रश्न है कि धन का केंद्रीकरण अगर समाज में हो रहा है, तो ये संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है? जवाब देंगे आप सभी लोग। धन के केंद्रीकरण से आशा यह है कि समाज का कोई ऐसा समूह, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसके पास समाज के संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है, तथा संसाधनों का समतामूलक वितरण सभी समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है? तो इसका सीधा और जो सही जवाब है, नीति निर्देशक तत्व अर्थात राज्य के कल्याण की सारी व्यवस्थाएं और राज्य के नीति के निर्माण के जो निर्देशन है, वो नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान है। और हम अगर अनुच्छेद की बात करें, तो किस अनुच्छेद के द्वारा ये प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में ऐसा प्रावधान है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि समाज में धन का केंद्रीकरण न हो सके, समाज में संसाधनों का, उत्पादन के संसाधनों का, धन का समतामूलक वितरण सुनिश्चित हो पाए। तो प्रश्न का सही जवाब नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होगा अगर समाज में धन का केंद्रीकरण हो रहा है तो।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात कही गई है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा है था संविधान के किस प्रावधान में, और इसके ऑप्शन के अनुसार जाएं तो ये सभी ऑप्शन डीपीएसपी के हैं। और इसमें पूछा है कि किस अनुच्छेद में यह विवरण दिया गया है कि यह प्रावधान है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 कैपिटल ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C। तो इस प्रश्न का सही जवाब अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए, विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान के तहत का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39B में किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया, और यह राज्य को निर्देश देता है इस संबंध में कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो समान न्याय है वो सभी तक सुनिश्चित हो सके, और इसके लिए प्रयास किया गया है और नालसा का गठन किया गया है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 39A में किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए है, और ऑप्शन में स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों है। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 39A कैपिटल ए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे। निम्न कथन पर विचार करना है, 2 कथन दिए हैं, उस पर विचार करना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। कथन ए है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। कथन बी है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त में से क्या सही है? केवल कथन ए या केवल बी, ये दोनों सही हैं, या तो न तो ए सही है न तो बी सही है। विचार करेंगे और प्रश्न का जवाब देंगे। जब हम डीपीएसपी की चर्चा करते हैं तो डीपीएसपी में ये प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्माण के निर्देशक तत्व हैं, न कि राज्य के किसी कार्य पर निर्बंधन करते हैं अर्थात उसे रोकने का प्रयास करते हैं। ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, न कि नकारात्मक दायित्व हैं। राज्य किसी प्रकार की निगेटिविटी अर्थात उसे रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, और न ही कार्यपालिका के कृत्यों को रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनके नियम निर्माण कार्यान्वयन में निर्देशन का काम करते हैं। ये विशेषताएं तो मूल अधिकार की हैं, फंडामेंटल राइट की हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न तो ए सही है और न ही बी सही है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। कल्याणकारी राज्य का समावेश भारत के संविधान में है। अर्थात जो ऑप्शन में विकल्प दिए गए हैं और उसमें संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, कौन सा ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो राज्य के कल्याणकारी होने का, या फिर भारत के संविधान में इस बात का प्रावधान करता है कि राज्य कल्याणकारी भूमिका का निर्वहन करेगा। चौथी अनुसूची ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्रस्तावना में ऐसा प्रावधान है, ऑप्शन सी निर्देशक तत्वों में ऐसा प्रावधान है, ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों में ऐसा प्रावधान है। तो जब हम डीपीएसपी के महत्व और उसकी विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि ये राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को प्रदान करता है, राज्य की कल्याणकारी भूमिकाओं को निर्देशन प्रदान करता है, और इसके जो प्रावधान हैं वो जन कल्याण के लिए, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, जैसे समाज में सभी के लिए आजीविका का प्रावधान, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आजीविका का प्रावधान, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। साथ ही आगे हम देखेंगे तो इसमें यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा, कृषि को वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से विकास करने का प्रावधान है। तो ये सभी प्रावधान जो विकासात्मक हैं, सामाजिक जो समाजवाद को बढ़ावा देने का एक तरफ से विचार, जो समाजवाद का विचार उसे बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट रूप से व्यवहार में लाने के लिए हैं। तो ऐसा जो प्रावधान है वो सब के सब एक जगह पे दिखाई देते हैं, वो है निदेशक तत्व डीपीएसपी।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से किस अनुच्छेद में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देने की बात की गई है? इसके प्रश्न के जवाब के लिए आपको प्रत्येक ऑप्शन में जो दिया है कि अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, इसमें जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। और प्रत्येक अनुच्छेद में किस तरह के प्रावधान है इसकी चर्चा हमने क्लास में की है। एक बार और यहाँ पे कर देते हैं कि प्रत्येक जो ऑप्शन दिया गया है इसमें किस प्रकार के प्रावधान उल्लेखित हैं। तो हम प्रत्येक ऑप्शन की चर्चा करें तो संक्षिप्त में हम इसको देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक ऑप्शन में जो अनुच्छेद दिए हैं उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो जब हम ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 का की बात करते हैं तो इसमें यह प्रावधान है कि यह पर्यावरण संरक्षण और उसके संवर्धन, वन जीवों की सुरक्षा तथा वन संसाधन की सुरक्षा की बात करता है। तो प्रश्न का ये जवाब तो नहीं होगा। और अनुच्छेद 48 क्या कहता है? यह कृषि व पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने की बात करता है। तो उस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। लेकिन हम आगे जो और दो विकल्प हैं उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। अनुच्छेद 47 क्या बात करता है? अनुच्छेद 47 यह प्रावधान करता है कि राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर, उनके पोषाहार स्तर अर्थात उनकी खाद्य सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य आदि की स्थिति बेहतर बनाने के संबंध में प्रयास करेगा, ऐसा और यह सुनिश्चित करेगा। और अनुच्छेद 46 जो है ऑप्शन डी, वो किस बात का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत यह बात का प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के और भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब कि आधुनिक ढंग से कृषि और वैज्ञानिक ढंग से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की पंथ निरपेक्षता की छवि को मजबूत करते हुए सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है? अर्थात यूसीसी का प्रावधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। यहाँ भी हम एक बार सभी अनुच्छेद पहले इसकी चर्चा कर लें कि समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है, आपको रटाया प्रावधान है और इसकी चर्चा भी हाल में वर्तमान में प्रकाश में बहुत रहा है, क्योंकि गोवा के बाद उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य हो गया है जहां पर यूसीसी के संबंध में कानून बनाकर उसे लागू कर दिया गया है। तो ये आपका करंट का मुद्दा है। और यूसीसी क्या होता है, इसके प्रावधान क्या क्या हैं, अभी तक इसे लागू क्यों नहीं किया जा सका और समान रूप से संपूर्ण देश में इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी चर्चा के लिए भी एक क्लास हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और अभी हम देखते हैं कि और जो अनुच्छेद ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें किस प्रकार का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। जब हम प्रत्येक ऑप्शन में जो विकल्प दिया गया है अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, अर्थात राज्य यह प्रयास करेगा कि स्थानीय शासन के लिए ग्राम में शासन की इकाई, गाँवों में शासन की इकाई की स्थापना होगी, ग्राम पंचायत का गठन का प्रयास किया जाएगा। और अनुच्छेद 41 राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें काम का, शिक्षा का और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 44 तो हमने देखा यूसीसी की बात करता है, समान सिविल संहिता की बात करता है। और अनुच्छेद 43 इस बात का प्रावधान करता है कि जो कामगार वर्ग है, जो कर्मचारी हैं, उन्हें इतना वेतन मिल सके कि निर्वाह वेतन अर्थात उनकी जो जीवन शैली है
उसमें वह निर्वहन कर सकें, इतना वेतन उन्हें प्राप्त होना चाहिए। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। जब हम शासन के मूलभूत सिद्धांतों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में इस प्रकार की विशेषता है कि शासन के सभी अंग मुख्य रूप से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए जो वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है, उसका पालन करेंगे। तो ऐसा प्रावधान जो निर्देशक के रूप में किस संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार में इस प्रकार का प्रावधान है, या फिर परंपरागत व्यवहार के द्वारा ऐसा किया जाता है, ऑप्शन सी निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताएंगे। तो जब हम डीपीएसपी के प्रावधानों की चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो अनुच्छेद 50 है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात उसमें की गई है। तो निदेशक तत्वों का अंतर्गत अनुच्छेद 50 में इस प्रकार की चर्चा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी निदेशक तत्व। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए सिद्धांत हैं। 4 ऑप्शन में 4 प्रावधान दिए गए हैं डीपीएसपी के, उसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्योंकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है, लचीला संविधान भी उसकी एक विशेषता है, और इसके तहत यह प्रावधान है कि जो समय काल परिस्थिति के अनुसार जब आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन और नए प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है। तो उसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जोड़ा गया। तो हमें एक एक ऑप्शन की चर्चा करें अगर, तो ऑप्शन ए है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, अर्थात दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया है इसमें। ऑप्शन बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, अर्थात उस उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी की जाएगी, ऐसा प्रावधान। और ऑप्शन सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय स्थिति सुनिश्चित करना। तो हम देखेंगे सही प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो जो ऑप्शन ए है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यह प्रावधान। तो हम जब सभी ऑप्शन के सभी संबंधित अनुच्छेद को देखें अगर, तो ऑप्शन ए में वर्णित प्रावधान समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 39 के उप अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। और काम, शिक्षा, ऑप्शन सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में किया गया है। और श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास यह राज्य सुनिश्चित करेगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। और इसी के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा गया ऑप्शन, जो ऑप्शन बी में जो प्रावधान दिया गया है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये प्रावधान अनुच्छेद 43 ए में इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा, ऑप्शन बी। बाकी जो प्रावधान है ये पहले से संविधान में उपस्थित थे। और जो ऑप्शन बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 ए के अंतर्गत जोड़ा गया। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 में प्रश्न है कि संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। अर्थात भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किस भाग में किया गया है कि विदेश नीति के रूप में
जब हम विदेश नीति का निर्माण करते हैं सरकार के द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि जैसे प्रावधान का उल्लेख या ऐसे निर्देशक तत्व किस प्रावधान में है? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और हम अगर इसके अंतर्गत आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 जो यह प्रावधान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा, और यही प्रावधान अनुच्छेद 51 हमारी सरकार की विदेश नीति का आधार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि निर्देशक तत्व में से कौन सा एक सही है? इसके अंतर्गत संबंधित अनुच्छेद और उसके अंतर्गत जो प्रावधान निहित है उनको एक तरफ दिया गया है, इसमें से कौन सा एक सही है वो बताना है, अर्थात 4 में से कौन सा एक सही रूप से उल्लेखित किया गया है। तो जब हम प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें से केवल एक सही है और वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के नागरिकों को काम, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता या लोक सहायता पाने का अधिकार है और राज्य इसकी दिशा में प्रयास करेगा। अनुच्छेद बी में वर्णित अनुच्छेद 42 ऑप्शन बी में वर्णित अनुच्छेद 42 जो है वो काम की कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ये गलत है क्योंकि ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। और ऑप्शन सी के अंतर्गत अनुच्छेद 43 कि काम की न्याय संगत और मानवीय दशा, यह प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया था, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 इसके अंतर्गत यूसीसी का प्रावधान किया गया है, अर्थात समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए ही जो अनुच्छेद दिया है तो संबंधित जो प्रावधान दिया है वो पूर्ण रूप से सही है। तो आज की इस क्लास में हमने डीपीएसपी के जो प्रश्न थे उनका अभ्यास कर लिया है। तो केवल हमने 10 प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, प्रत्येक ऑप्शन की चर्चा करते हुए, संबंधित डीपीएसपी के प्रावधानों की चर्चा करते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए काम करते हुए जो प्रश्न का अभ्यास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।